तो कल मैंने आपको परसों, सॉरी कल तो संडे था, छुट्टी थी। कई बच्चों ने मैसेज किया था क्लास है कि नहीं, संडे को मैंने क्लास नहीं ली थी। तो लास्ट मैंने आपको क्या बता दिया था इसमें, कॉचीज रिलेशन। लास्ट मैंने आपको इसमें कॉचीज रिलेशन बता दिया था, क्या बताया था? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? मैंने लास्ट क्लास में कॉचीज रिलेशन शायद बताया था, जैसा मुझे याद है, या कुछ और भी बता दिया था? हैं? कॉची रिलेशन बता दिया था। कॉची रिलेशन। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस दो चीजों पे मैंने बताया, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, और हमने देखा कि वेवलेंथ वॉयलेट कलर के लिए सबसे कम होती है, इसलिए जो म्यू है मीडियम का वो वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा और रेड कलर के लिए सबसे कम। ये फैक्ट आगे काफी काम आने वाला है हमारे आगे क्वेश्चन के डिस्कशन में। ठीक है, प्रिज्म में काम आएगा, लेंस में काम आएगा, पावर वगैरह को लेके TIR में कौन सा कलर पहले बाहर आएगा, तो ये फैक्ट बहुत काम आने वाला है। अब इसमें हम पहले सोर्सेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर की जब शुरुआत हो रही है तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोर्स क्या है, जैसे रियल सोर्स होता है, वर्चुअल सोर्स होता है, इसको लेके माइंड में कंफ्यूजन होता है। फिर इमेज रियल और वर्चुअल क्या अंतर है दोनों में। फिर मिरर में जैसे प्लेन मिरर और आपका प्लेन मिरर है और कर्व्ड मिरर है। कर्व्ड में दो तरह के, एक सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। वैसे हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्फेरिकल पढ़ने वाले हैं, और स्फेरिकल में भी दो तरह के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है, बोलो। सोर्स, या मैं कहूँ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा चैप्टर लाइट से रिलेटेड है तो हम सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट में दो तरह के सोर्स होते हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, अब रियल सोर्स का मतलब क्या है, या लाइट का सोर्स का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज जो हमें विजिबल है। जैसे आप अभी रूम में बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपके रूम में क्या क्या चीजें विजिबल है? एक तो ट्यूबलाइट जली होगी या बल्ब जला होगा, वो विजिबल है। सामने दीवार विजिबल होगी। आप चेयर पे, टेबल पे पड़े बैठे होंगे या बेड पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको विजिबल है। दरवाजा, डोर विजिबल है। ठीक है, ट्यूबलाइट विजिबल हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हमको विजिबल हैं, दे ऑल आर सोर्स ऑफ लाइट। दे ऑल आर सोर्स ऑफ लाइट। अब इसमें आपको कई लोगों को लग रहा होगा कि सर सोर्स ऑफ लाइट में तो ट्यूबलाइट ही होना चाहिए, दीवार दरवाजा क्यों आ गया इसमें? मैंने कहा ना, एनीथिंग विच इज विजिबल, कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है वो लाइट का सोर्स है। और वो दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि या तो अपनी खुद की लाइट है जो वो हम तक पहुंचा रहा है, या किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है, किसी दूसरे की लाइट को। जैसे मैंने कहा, आपके रूम में ट्यूबलाइट जली होगी, तो वो ट्यूबलाइट अपनी खुद की लाइट दे रहा है, इसलिए वो लाइट का सोर्स है। और दीवार और डोर आपको इसलिए विजिबल है क्योंकि वो जो लाइट ट्यूबलाइट से निकल रही है, उस लाइट से को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी तरफ। दीवार लाइट पर जब लाइट पड़ रही है तो दीवार से लाइट टकरा के वो हमारी तरफ आ रही है, आंखों में आ रही है, तो वो दीवार हमको विजिबल है। डोर हमको इसलिए विजिबल है क्योंकि डोर पे लाइट पड़ के हमारी आंखों में आ रही है, तो वो हमको विजिबल है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी चीज जो आपको विजिबल है उसके दो ही कारण है, या तो उसकी अपनी खुद की लाइट होगी या वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट तब विजिबल होता है जब उससे कोई लाइट हमारी आंखों में पहुंचे। वो लाइट उसकी अपनी खुद की हो सकती है या किसी दूसरे की रिफ्लेक्ट करेगा। जब अपनी खुद की लाइट होती है उसे कहते हैं रियल सोर्स, और जब वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसे कहते हैं हम वर्चुअल सोर्स। आई होप कि आपको ये दोनों में डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया होगा कि रियल सोर्स क्या हुआ और वर्चुअल। वर्चुअल जिसकी अपनी खुद की लाइट ना हो, डोर है, टेबल है, चेयर है, दीवार है, बेड है, और भी कोई चीज, फैन है आपके रूम में, फैन की अपनी लाइट नहीं है। हालांकि आजकल फैन भी ऐसे आने लगे, वो ल्यूमिनस कौन सी कंपनी, सचिन तेंदुलकर ऐड करता है, ठीक है, उसमें भी फैन विद लाइट करके ऐड है। बट फैन का पर्पस मेन क्या होता है? हवा देना है, तो अपनी लाइट हम नहीं मान के चल रहे। तो फैन क्या है कि फैन जो है वो एक वर्चुअल सोर्स हो गया, राइट। ट्यूबलाइट है, कैंडल है,
ठीक है, बल्ब है, ये दे हैव देयर ओन लाइट, सन है, दे हैव देयर ओन लाइट। लेकिन मून है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए मून हमको विजिबल होता है। तो मून इज वर्चुअल सोर्स एंड सन इज रियल सोर्स। बात को समझ में आई हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो रियल सोर्स एंड वर्चुअल सोर्स में हम यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है, ठीक है, एनीथिंग विच इज विजिबल, ठीक है, एनीथिंग which is visible due to its own light। अब जैसे कि मान के चलिए रूम में ट्यूबलाइट जल रही थी और उसकी वजह से आपको दीवार या डोर दिखाई दे रहे हैं। मान के चलते हैं बाहर से कोई लाइट नहीं आ रही है, खिड़की दरवाजों में से, यानी खिड़की आपकी ग्लास की खिड़कियां हैं तो उससे बाहर से लाइट आती है, बट आपने उसको पूरा पेपर वगैरह लगा के बंद कर दिया, पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो रूम कंप्लीटली डार्क होगा। उस रूम में न तो आपको वॉल दिखाई देगी, दीवार, न दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे, न फैन दिखाई दे रहा होगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि लाइट का जो एक्चुअल में सोर्स था, रियल जो सोर्स था ट्यूबलाइट, वो ऑफ कर रखी है आपने। जैसे ही आप ट्यूबलाइट को ऑफ करते हो तो ट्यूबलाइट भी दिखाई देने लगेगी, भाई बंद होगी तब थोड़ी दिखाई दे रही होगी, एकदम कंप्लीट डार्क था तो वो खुद भी दिखाई देने लगेगी, और उसकी जो लाइट है वो बाकी चीजों पे जब पड़ रही होगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तो वो चीजें भी, जैसे फैन है, बेड है, टेबल है, चेयर है जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं, दीवार है, डोर है, ये सब चीजें भी आपको विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज विजिबल ड्यू टू इट्स ओन लाइट, ड्यू टू इट्स ओन लाइट, और light reflected by it, ठीक है। एनीथिंग विच इज विजिबल ड्यू टू इट्स ओन लाइट और लाइट रिफ्लेक्टेड by it is called source of light, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ट्यूबलाइट, बल्ब, ठीक है, सन, कैंडल, मून, ठीक है, मून और डोर, वॉल्स, ठीक है, टेबल, चेयर एटसेट्रा, ठीक है। और इसके दो टाइप्स हैं, एक टाइप है आपका रियल सोर्स। रियल सोर्स का मतलब यहाँ पे जिसकी आपकी अपनी खुद की लाइट हो, रियल सोर्स, इट हैज इट्स ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट होती है। अब इसी में ऊपर जो एग्जांपल हमने लिखे वो एग्जांपल में सन आ जाएगा, ट्यूबलाइट आ जाएगी, कैंडल आ जाएगी, बल्ब आ जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद जो दूसरा है वो है वर्चुअल सोर्स। वर्चुअल सोर्स यानी जिसकी खुद की लाइट ना हो, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, बट it is visible due to reflection of light, incident on it। इसके ऊपर जो लाइट आके गिरती है उसको अगर इसके रिफ्लेक्ट करेगा तो ये विजिबल होगा। लेकिन कोई अब मान के चलिए कोई चीज पे लाइट पड़ी और पूरी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो बॉडी कैसी होगी? ब्लैक होगी, विजिबल नहीं होगी, ब्लैक होल जैसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल में बुक, टेबल, ठीक है, और चेयर,
डोर एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया आपका लाइट के सोर्स के बारे में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिरर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। मिरर दो तरह के मेनली हम यहाँ जो मिरर पढ़ने वाले, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल के फिर दो पार्ट, जिसमें एक आपका कॉनकेव और एक कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। और मिरर में जब समझ लेंगे तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मिरर का मतलब ये नहीं कि वही ग्लास जैसे आप घर में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, तो वो कांच का बना होता है और उसके पीछे एक पॉलिश होती है, बट वही मिरर होगा ऐसा नहीं है। कोई भी वेल पॉलिश सरफेस जो लाइट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, उसे आप एक मिरर कह सकते हैं। जैसे घर में नया बर्तन आपने निकाला, कोई यूटेंसिल निकाला, थाली वगैरह आपके घर में एकदम ब्रांड न्यू बिल्कुल नहीं निकाली हो, ब्रांड तो नहीं कहना चाहिए, मतलब न्यू निकाली हो, ठीक है, ब्रांड का क्या, थाली में ब्रांड देखेंगे, एनीवे, तो आपने एकदम न्यू निकाली हो, एकदम चमचमाती है, उसमें आप अपना फेस भी देख सकते हैं, ठीक है, चमचमाती, आप उसमें अपना फेस भी देख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिरर। ठीक है, यह स्पून आप ले लो, एक नई स्पून है, तो स्पून का एक पार्ट हो गया अंदर ये धसा हुआ पार्ट होता है, दैट इज कॉनकेव, और एक बाहर का पार्ट होता है, दैट इज कॉन्वेक्स। तो आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हैं, नई स्पून हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम के बाद में जब आप उसको यूज करते हैं तो घिस जाती है या उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, तो उसकी वजह से अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो अच्छा मिरर का काम नहीं करता है, ठीक है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया वेल पॉलिश्ड। मिरर का काम करने का मतलब है कि लाइट आए और लाइट एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, ये ना हो कि टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, डिफ्यूज्ड टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये डिफ्यूज का है, वो थोड़ी देर में मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिरर is any polished surface या well polished surface, any well polished surface which can reflect light, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर सके, any well polished surface which can reflect light, ठीक। और इसके दो टाइप है, एक पहला है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जैसे ये है, इसका सिंबल मैं आपको बता रहा हूं, तो एक ऐसे लाइन और उसके पीछे ऐसे हैज लाइन हम शो करते हैं, तो सामने का ये जो सरफेस होता है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की जाती है, और ये वाला जो पार्ट है ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से लाइट पड़ती है। बहुत बेसिक लेवल की चीजें बता रहा हूँ, वैसे आपको आती होंगी। और जो दूसरा है, सेकंड वाला जो केस है, वो है स्फेरिकल। वैसे सिलिंड्रिकल भी केस होता है, सिलेंडर में से काट के उसको पॉलिश कर दिया जाए, पर हम यहाँ स्फेरिकल मिरर ही यूज करने वाले हैं, आगे भी डिस्कशन में फॉर्मूले भी। लेकिन जो सिलिंड्रिकल मिरर में हम यूज कर, स्फेरिकल में यूज करते हैं, वो सिलिंड्रिकल में भी अप्लाई कर लिए जाते हैं। तो स्फेरिकल में इस एक स्फेयर का पार्ट कोई कट कर लिया हमने, जैसे ये स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर हमने लिया, और इस हॉलो स्फेयर में से एक पार्ट हमने कट कर लिया, ये वाला, और कट करने के बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे सामने जब रखेंगे तो ये इस तरह का आएगा, कटोरा टाइप का। और इसमें किसी भी एक साइड को हम पॉलिश अगर करते हैं तो उसके बेसिस पे इसका नाम होता है, जो साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होगी, जो साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप घर में, आपके घर में जैसे तवा है, ठीक है, रोटी बनाने के लिए तवा यूज करते हैं, तो तवा जैसा शेप हो गया ये इस तरह का, ठीक है, या मैंने कहा बाउल कटोरे जैसा। अब इसकी किसी एक साइड को अगर आप पॉलिश करेंगे, तो अब ये तो एक्चुअल में फिगर हो गया, ठीक है, यहाँ से ये अगर इसका सेंटर है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, आप यहाँ से भी इसको शो कर सकते हैं, दैट इज रेडियस। आगे हमें जरूरत भी पड़ेगी रेडियस वगैरह, क्योंकि फोकल लेंथ वगैरह हम जब पढ़ेंगे, थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, तो इस रेडियस को समझना जरूरी है।
और ये सी इसका सेंटर है। तो इसमें से ये जो 3D फिगर है, इस 3D फिगर को कभी कभी हम इस तरह से भी शो कर देते हैं, यानी यहाँ वाला जो पार्ट है वो हटा दिया। और ज्यादातर केस में फिगर जो हम सिंबल यूज करेंगे, फिगर में क्वेश्चन में जो सिंबल इसके लिए यूज करेंगे वो इस तरह का। अब डिपेंड करता है कि इसकी इस साइड को अगर हमने पॉलिश किया, ये हैज लाइन बनाते हैं पॉलिश को शो करने के लिए, तो अब ये सामने की जो साइड है जो कि धसी हुई है अंदर की तरफ है, इसको हम रिफ्लेक्टिंग साइड कहेंगे, और कॉनकेव है ये वाली साइड। इधर वाली साइड जो बल्ज है बाहर की वो कॉन्वेक्स होती है, ये वाली कॉनकेव। तो कॉनकेव साइड इज रिफ्लेक्टिंग, इसलिए इसका नाम है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी का अगर हम दूसरी साइड को पॉलिश कर देंगे, इस वाली साइड को पॉलिश कर देंगे, ठीक है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी ये बाहर वाली होगी, और ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोनों में रेडियस का मतलब क्या क्या है, इसी फिगर से आप देखें तो दोनों में सेंटर ये है, इसमें भी सेंटर ये है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, या मैं कहूँ ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, इसमें ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर। ये जो सी है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। दैट स्फीयर, ये स्फीयर है हॉलो स्फीयर, ठीक है, जिसमें से इसे काटा गया है, और काटने के बाद फिर इसको पॉलिश किया जाता है, काटने के बाद इसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो ये हॉलो स्फीयर हो गया, और हॉलो स्फीयर में से ये पार्ट कट करने के बाद जिसको हमने पॉलिश किया, तो ये दिस सी सेंटर दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोली जाती है। ये रेडियस उसी स्फीयर का पार्ट है, उसी स्फीयर की रेडियस है, सॉरी, जिसमें से इसे काट के बनाया गया है। ठीक है, सो दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द टू साइड इज पॉलिश्ड और विच साइड इज रिफ्लेक्टिंग, which side is reflecting, the name is given concave and convex। जैसे इसकी ये वाली साइड है कॉनकेव साइड, ये रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए कॉनकेव मिरर। इसकी कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मुझे तो लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आता होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट आपको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो कॉनकेव का मतलब अंदर धसी हुई साइड जो है, और कॉन्वेक्स मतलब जो उभरी हुई है, बल्ज है, उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके मिरर के टाइप। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन क्या है ये हम थोड़ा सा जानेंगे, और इसमें ही रेगुलर और एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपने ये बना लिया होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इन सेम मीडियम। So reflection is bending of light by a surface in same medium। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, रिफ्लेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। फिर से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, मैं एक बार ठीक करता हूँ इसको। ठीक है, तो अब इसमें रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इनका आइडिया होगा तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। मैंने आपको एक शीट अभी कल या परसों भेजी थी, उस शीट के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आज की जो थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद शीट हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा और कुछ आप खुद से भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रही बात सिलेबस को लेके, कुछ बच्चों के अभी जैसे कल संडे था, उसके बावजूद भी कई बच्चों ने मैसेज किया कि आज क्लास है कि नहीं है, तो मैंने कुछ बताया तो था नहीं उसके बारे में। और बाकी क्लास तो मेरी रेगुलर चली रही थी, बीच में 2 या 3 दिन का गैप जरूर हुआ था। मैंने बताया था कि मैं वैक्सीनेशन मेरा हुआ था, तो बीच में थोड़ा
2 दिन फीवर वगैरह भी आया था। क्लास आपकी रेगुलर ही चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कोर्स हो नहीं जाता। मेरे ख्याल से कोर्स कब तक होगा इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा है कि मैंने जिस तरीके से आपका कोर्स कवर किया है, पूरा थोरोली कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है और डिटेल में कवर किया है, कहीं भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। प्रॉपर आपको टाइम दिया है ऑफलाइन क्लास में भी, और वो भी तब जब 1 महीने बीच में मेरी बीमारी के कारण क्लास बंद रही, ठीक है? और उसके बावजूद भी मैंने टाइम से आपके कोर्स को मैं यहाँ तक लाके और ख़त्म किया है। अब जिन बच्चों का ऑप्टिक्स रह गया है वो कंटिन्यू जैसे क्लास कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा यूनिट तो है नहीं, और इतने दिन से पढ़े हो आप, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मेरी क्लास नो नॉनसेंस क्लास होती है, जिसमें कोई फालतू की बातें, कोई नॉनसेंस नहीं होता, पूरा टाइम मैं पढ़ाता हूँ। और ये भी अब 1.5 घंटे आप लोगों की डिमांड थी, तब मैंने क्लास का टाइम 1.5 घंटे रिड्यूस किया था, और नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फिर 2.5 घंटे, अगर आप कहोगे जैसे पहले ऑफलाइन में चल रहा था, तो ऑफलाइन की 2.5 घंटे क्लास तो चलो फिर भी बर्दाश्त करने लायक होती है, नो डाउट टाइम ज़्यादा होता है, बट हमारे पास टाइम लिमिटेशन थी, आपके पास भी टाइम लिमिटेशन थी, और जब एग्जाम की डेट आ गई, अभी तो फॉर्म तो खैर भरे गए नहीं, मेन तो नीट की कंसर्न है। हालांकि जेई का भी है, जेई के अभी 2 अटेम्प्ट जो है वो आपके पोस्टपोन हो चुके हैं, नोबडी नोज कि कब तक ये होगा। तो आप मेरे ख्याल से ये फालतू की चीजें हैं, इन पे तो ध्यान न दें तो ज्यादा अच्छा है कि कोर्स कब होगा। अभी इतना तो आपको यकीन होगा ही कि कम से कम 1 महीने तक कोई एग्जाम होने नहीं जा रहा है आपका। आई होप कि एग्री करते होंगे कि 1 महीने तक आपका कोई एग्जाम होने नहीं जा रहा है, और उस 1 महीने का मतलब 15 जून मान लो, उससे पहले तो ऑप्टिक्स आपका मैं आराम से करा ही दूंगा, क्योंकि नॉर्मली 40 दिन ऑप्टिक्स को लगते हैं, नॉर्मली अभी 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, तो आप अंदाजा खुद लगा लेना कब तक हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता ही हूँ, फालतू की बातें मेरी क्लास में कुछ होती नहीं, आप जानते हो क्लास में जब ऑफलाइन आए थे तब भी आपने देखा, क्लास मेरी प्रॉपर चलती है, उसमें कोई नॉनसेंस भी नहीं होगा, ना कोई डिसिप्लिन चीज होगी कि बच्चे बातें कर रहे हैं। अब यहाँ तो ऑनलाइन में तो खैर कोई ऐसा है ही नहीं, जिसकी चॉइस है वो आए, जिसको नहीं पढ़ना है वो कोई बात नहीं, वो अपना यूट्यूब पर वीडियो देख लेता है, सबको मैंने फोर्स तो किया नहीं। बट मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पुटअप करना चाहिए। एक दो बच्चे ने कल मुझे मैसेज किया, 1-2 दिन पहले भी मैसेज किया कि हमारा कोर्स कब तक हो जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब हमारा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 90% कोर्स आपका हो चुका है, और वो भी वेल ऑन टाइम, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कहीं पहले, और बहुत अच्छे से हमने कवर करा दी। उसके बाद मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट करना, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, ठीक है। और इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आपने देख ही लिया है कि बड़ी मेहनत के साथ हम यहाँ तक पहुँचे, आपने भी मेहनत करी है, हमने भी मेहनत करी है, और अच्छे से मेहनत करिए। आप में से कई सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा भी था बीच में जब मैं बीमार हो गया कि क्या होगा कोर्स का, कुछ बच्चों ने कहा, कुछ ने रूमर उड़ा दिया, कुछ ने कहा पढ़ाएंगे नहीं सर। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको बिलीव था कि हाँ सर से हम पढ़े हैं पहले, और सर का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनका कोर्स कभी लेट नहीं होता। अभी भी मैं कहूँगा कोई लेट नहीं है यार, कमिटमेंट वाली तो बात मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट कंपेयर विद द मार्केट। जो मार्केट का मतलब यहाँ बाकी कोचिंग चल रही है, उन्होंने कोर्स अभी कराया नहीं है, टीचर पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, उनसे मेरा कोर्स मुझे लगता है अभी भी आगे है। मतलब मैं फिजिक्स के टीचर की भी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे कोचिंग्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री बायो मैथ्स जो पढ़ रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आपको एक कंपैरिजन तो ड्रॉ करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन, ठीक है। और उस कंपैरिजन में आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आज भी आपको टाइम दे रहा हूँ। आप में से तमाम बच्चे हैं जो डेली मुझे डाउट पूछते हैं, और डेली मैं कोशिश करता हूँ उन आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको भेजूं एवरी डे। शायद मेरे कभी ऐसा होता होगा कि आपका डाउट आज आया हो और आज आंसर ना हुआ हो। आप में से मेरी बात सुन रहे होंगे और कई बच्चे सुन रहे होंगे तो एग्री करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब रात को 1 बजे भी मैंने भेजा है, और 1:30 बजे भी भेजा है, 2 बजे भी भेजा है। आप में से कई बच्चे इस बात को जानते होंगे, तो आप ऐसा ना सोचें, और एग्री करते होंगे इस बात को, आप डिनाई नहीं कर सकते। कभी हो सकता है आपने क्वेश्चन भेजा हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल गया हो, कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आपने क्वेश्चन भेजा, हो सकता है मैं 4 घंटे बाद रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। 11th का बच्चा भी डाउट पूछ रहा है, 12th का भी पूछ रहा है, टारगेट भी पूछ रहा है, आप में से भी कोई बच्चे पूछते हैं, तो मुझे सबके आंसर करने होते हैं। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन को इंस्टेंट में अटेम्प्ट न कर पाऊं, हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है किसी वजह से अगर अप्लाई नहीं किया, तो यू मस्ट हैव पेशेंस। ये नहीं कि तुरंत अभी मैंने भेजा और सर जो है एकदम खाली बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि आप डाउट भेजेंगे, तो वो थोड़ा सा ये हो सकता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आपके क्वेश्चन सेम डे आंसर हो,
और ये बात आप एग्री करेंगे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन आप में से कई बच्चे एग्री करेंगे कि रात को 1:30 बजे भी आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिला होगा। मैंने कहा भी है कि मैं लेट सोता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मोबाइल में एक बार मैं व्हाट्सएप मैसेज आपके जरूर चेक करूँ और उसमें देखूं किसी बच्चे का क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। हाँ, हो सकता है कोई मिस हो जाता हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। मे भी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपने क्वेश्चन भेजा हो और मेरा रिप्लाई ना आया हो, मे भी ऐसा हो जाता है, कोई स्किप हो गया हो। बट ये कोई ऐसा नहीं है आपको सोचना है कि सर मैंने पूछा, सर ने मुझे जवाब नहीं दिया। हो सकता है मैं हर क्वेश्चन को, आपके हर चीज को रिप्लाई ना कर पाऊँ, ठीक है, आपने कुछ भेजा, मैं आपके उसको रिप्लाई न कर पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपके सारे मैसेज मैं रीड कर लूँ। और भी बच्चे होते हैं, हर किसी को रिप्लाई मैं करूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि कोर्स कब होगा ये सवाल अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये सवाल आप शुरू में पूछते कोर्स कब होता है और उसके बाद ज्वाइन करते तो अच्छा होता, आपकी फीस शायद बच जाती। क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कोई बच्चा ये पूछे कि कोर्स कब होगा, अभी भी हमारा कोर्स रह गया, यार इतना कोर्स कराने के बाद आप कह रहे हो रह गया है। और रह क्या गया है, कुछ बच्चे तो आप में से ऐसे हैं जिन्होंने जब ज्वाइन किया था पहले ऑनलाइन चल रहा था, बीच में ऑफलाइन हुआ, फिर ऑनलाइन हो गया। तो आप में से एक तमाम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑप्टिक्स के बीच में ज्वाइन किया था, कई बच्चे ऐसे थे, ठीक है। तो उनका मेरे ख्याल से 10 दिन का रह गया होगा, किसी का 8 दिन का रह गया होगा, किसी ने लेंस से स्टार्ट किया था, किसी ने मिरर से स्टार्ट किया था, किसी ने प्रिज्म से स्टार्ट किया था और कुछ ने शुरुआत से ज्वाइन किया था। जिन्होंने शुरुआत से किया था मेरे ख्याल से वो डिसकंटिन्यू कर गए। तो वो चॉइस आपकी है, ठीक है। और इसमें भी ये नहीं है कि आप लाइव क्लास करें, आप को अच्छा लगता है, आप सुबह जल्दी जग के क्लास मेरे साथ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब तक पॉसिबल होगा मैं अपलोड कर दूंगा। पॉसिबल होगा मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मेमोरी फुल हो जाती है, कई बार मेल बॉक्स फुल हो जाता है, वो करते हैं, कई बार गूगल ड्राइव फुल हो गई, कई बार हार्ड डिस्क फुल हो गई, समहाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज और उसको यूट्यूब पे अपलोड करने की रिकॉर्डिंग भी तभी पॉसिबल हो पाती जब वी हैव सम स्पेस लेफ्ट इन द। और अभी अभी क्या कैमरे के सामने पढ़ाना शुरू किया है तो वीडियो का साइज भी थोड़ा लार्ज हो गया है। जो नॉर्मल 1 घंटे क्लास का वीडियो 100 से 150 MB में स्टोर हो जाता था जब मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा था, ठीक है, वो वीडियो अब आज 600-700 MB तक पहुंच जाता है। नॉर्मली 600-700 MB मतलब एक मूवी के बराबर ही हो जाता है। खैर एनीवे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए, पहला जो रिफ्लेक्शन है वो है रेगुलर। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहले बताता हूँ, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हूँ, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आएंगे। तो मैं वही कहूंगा, आप सिलेबस के लिए परेशान ना हो, और जो सिंसियर बच्चा है मेरे ख्याल से वो इन चीज़ों को समझता है, वो ये सवाल करता भी नहीं है। और वो बच्चे ज़्यादा चिंता में रहते हैं जो टेस्ट मिस कर दिए, जो क्लास मिस कर दिए, जो कभी डाउट नहीं पूछेंगे, उनको सिलेबस की बहुत चिंता होती है। मतलब क्वेश्चन लगाए ना लगाए, लेकिन सिलेबस पूरा होना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब करके जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक टॉपिक ये रह गया सर, वो डायमेंशन में आपने वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं बताया था सर, LT-1, वो तो छोड़ ही दिया आपने सर। और सर वो वेक्टर आपने पढ़ा ही नहीं, वेक्टर में तो सर वो स्केलर क्या होता है हमें पता ही नहीं, वेक्टर क्या होता है वहाँ ऐसे हमने पढ़ा, वो क्लियर नहीं हुआ, आपने तो पढ़ाया नहीं। तो भैया वेक्टर और डायमेंशन, ये मैंने आप जब पढ़ाना शुरू किया था तो आप ही लोगों से क्योंकि टारगेट किया, तो आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने उस समय कहा था कि वेक्टर की जरूरत नहीं, आप सीधे काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करिए। फिर भी आप लोगों के कहने पर ही मैंने वेक्टर की, स्क्रू गेज की, वर्नियर कैलिपर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर रखी है आप लोगों के कहने पे ही। और उसमें फिर ये कह रहे हैं कि हमारे शुरू का वेक्टर रह गया है, पड़ा हुआ है भैया, देख लो वेक्टर अगर नहीं आता है। और यकीन मानिए अगर वेक्टर नहीं आता है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वेक्टर अगर नहीं आता है टारगेट के बच्चे को, तो अभी तैयारी आपकी बहुत कमजोर है, आपको वेक्टर भी सीखने की जरूरत है, कोई मिरेकल होने वाला नहीं है। थोड़ा कड़वी है डोज, पर कोई बात नहीं, इसको घूंट को पी लो, ठीक है। अगर आपको वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो यकीन मानिए फिजिक्स में अभी आपको टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि फिजिक्स के लिए वेक्टर जरूरी है। और जिस बच्चे को वेक्टर के बेसिक्स अगर आते हैं, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पार्ट ठीक है, ग्राफ वगैरह, वो सारे वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके लिए, सारे अपलोडेड हैं। आप देखो ना शुरू में, अगर आप वीडियो देखते भी होंगे, कोई मिस हो जाता है तो वीडियो देखते हैं शुरुआत में पड़े हुए हैं, अब तो मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, वेक्टर के देखने हैं, मैथमेटिक्स के देखने हैं,
कोई भी दिक्कत होती है आप फोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो कि सर ये चीज पढ़ाइए। मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन रेज करते हैं कि हमारा कोर्स शुरू के, वो टॉपिक तुमसे पूछ के तो यार बोला था कि आपने बोला सर वेक्टर मैथमेटिक्स इतनी बार पढ़ चुके हैं, अब और ज्यादा पकना नहीं चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी इतना तो आता ही है। अब कुछ बच्चे उसमें भी थे कि सर वो डायमेंशन के वीडियो आपने अपलोड नहीं किए। बोले मैंने एरर के तो कर दिए हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट के कर दिए, और किसी को करना है तो अभी इसके बाद मेरी क्लास होती है 9 से 10, 9 से 10 मेरी क्लास होती है, 11th का बैच है, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की फर्स्ट क्लास हुई है। आपके बैच में से ही एक दो बच्चे कर भी रहे, तो आप कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। सिग्निफिकेंट डिजिट मिल जाएगा आपको, एरर मिल जाएगा आपको, वेक्टर भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। लाइव करना है तो आप उसमें आके कर लो, उसमें हर्ज क्या है, ठीक है। और ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहां देख लो यार, जब फुर्सत मिले रात को देखो, दिन में देखो वीडियो, तो वो आपकी सहूलियत के लिए अपलोड किए। मैंने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो आपके लिए बनाया। कोई चैनल मैंने इस पर्पज से तो बनाया नहीं कि मुझे कोई उससे ये होना, नहीं तो मैं पूरे प्रॉपर वीडियो एडिट करके डालूंगा ना। ये पीछे जो स्पाइडरमैन देख रहे हो, ये सब मैं एडिट करके डालता ना, बढ़िया सा बोर्ड सामने, बहुत शानदार लाइट लगाती, मैं भी अपना थोड़ा सा चेहरा वेरा अच्छा सा करके, और एक प्रेजेंटेबल उसमें आता। मैं तो बस नॉर्मल आता हूँ, आपके सामने पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कम से कम आपको सामने क्या लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, दैट्स एनफ। बाकी आपके डाउट सारे हो रहे हैं, वही पर्पज है। इस पेंडेमिक में टेम्पररी फेज है, इसमें आपका कोर्स अच्छे से हो जाए, और आपको जो चीजें समझनी थी वो पूरी हो जाए, आप सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, इससे बड़ी चीज क्या है ना। तो वही है। उम्मीद है अगले ये जो पिछले 10 मिनट गए हैं, अब अगली बार कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा कोर्स कब होगा हमारा, कोई मुझे इसके बाद ये नहीं कहेगा कि सर हमारा डायमेंशन रह गया था, वो डायमेंशन नहीं पढ़ाया। भैया स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स के वीडियो अपलोड कर दिए, और आप लोगों का मैंने देखा, कहने पे मैंने टाइम निकाल के अपलोड किए, मेरे ख्याल से उसमें आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने देखे तक नहीं है। और मैं आज जो आपका टाइम लिया, वो इसलिए लिया मैंने अभी टाइम, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने बोला था कि वो सर स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स हमारे रह गए, उस समय बोला था, कहने पे अपलोड किया, और ये वही बच्चे हैं जो अब कह रहे हैं कि हमारा वो छूटा हुआ है। उनको होश ही नहीं है कि वीडियो अपलोडेड है, कभी टाइम ही नहीं मिला देखने का। है एनीवे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है। फर्स्ट लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एक सरफेस हो गया, और ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। सो ये इंसिडेंट लाइट है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई, एंगल आर, क्योंकि जिस समय आपका ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ था, आपको भी याद है, उस समय हमारे सामने ये मुश्किल थी, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि नीट का एग्जाम कब होगा। आप में से और हम में से कई लोग ये सोच के चल रहे थे कि नीट का एग्जाम अपने शेड्यूल टाइम में मई में ही होगा। तो उस समय हमको भी ये लगता था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, और आपको भी लगता था, आप में से सब बच्चे यही चाहते थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी पढ़ाया होगा क्लास में, फोर्सफुली कोई डिसीजन नहीं लिया होगा कि ऐसा होगा जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो। आप लोगों की कंसेंट ली होगी, आपने जो कहा कि सर हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, पहले ये पढ़ा दो। ये बीच में मैंने जब 2.5 घंटे की क्लास की थी, तो आपको भी मैंने पूछा था कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो हम एक काम करते, 1.25 घंटे एक को कर लेते, 1.25 घंटे एक को कर लेते, इस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे बड़े यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स की थी, तो हमने पहले वही स्टार्ट किया। पहले मॉडर्न फिजिक्स कराने के बाद मैंने सबसे पहले वही शुरू किया, बाद में फिर मैंने हीट और साउंड पढ़ाया, क्योंकि आपके लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। हाँ, 11th का बच्चा होता है या 12th का होता है, उसके लिए सीक्वेंस मैटर करता है, आपको तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ यू वर एग्री फॉर दैट। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद सेकेंड लॉ।
ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ये बताता है कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं, रे का थोड़ा बेटर लगेगा, इंसिडेंट रे कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane, एक ही प्लेन में तीनों लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका फिगर में यहाँ बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए फिगर को थोड़ा ऐसा लुक मैंने दिया है। ठीक है, ये दो प्लेन ले लिए, एक ये प्लेन ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, और इसमें ये लाइट हमने यहां से इंसिडेंट की इस प्लेन में, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। सो दिस इज आई, दिस इज आर। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये थोड़ा सा 3D लुक देने की मैंने कोशिश करी है, होपफुली आपको शायद समझ में आया होगा। एक ही प्लेन में है तीनों, तीनों एक ही प्लेन में है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा कि इफ आई कैप, एन कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, if I cap, n cap and r cap are unit vectors along incident ray, normal and reflected ray respectively, reflected ray respectively. If I cap, n cap, r cap are unit vectors along incident ray, normal and reflected ray respectively, then ये तीन वेक्टर है, तो तीनों के तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। देन आई कैप, एन कैप एंड आर कैप आर कोप्लेनर। और हो सकता है आपको याद हो कि आई कैप, एन कैप और आर कैप, आई कैप, एन कैप और आर कैप, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगा अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो। ठीक है, और अगर वेक्टर में ये चीज पढ़ी नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप जाइए वहां यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, और उस वीडियो में आई कैप, एन कैप, आर कैप इक्वल टू 0, आई कैप, एन कैप, आर कैप ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा अगर आप वेक्टर के वीडियो जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ना पढ़ा हो तो आप वहां देख सकते हैं क्या क्या होता है ये। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक जगह डॉट, एक जगह क्रॉस आता है, तो एक डिटर्मिनेंट में उसको लिख के हम उसको सॉल्व करके निकालते हैं। और अगर कोप्लेनर होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो उनका STP यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। कोई अननोन एक वेक्टर दे देगा, जैसे यूनिट वेक्टर ये इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है, और बीच में ये वाला नॉर्मल नहीं दिया है, या अल्फा के कैप टाइप का कुछ दे दिया, तो अल्फा की वैल्यू डिमांड कर रहा है, या कुछ इस तरह का कोई अननोन उसके साथ में अटैच कर देगा, तो वो आप निकाल भी सकते हैं। वैसे तो यूनिट वेक्टर है तो वहां से भी पता लग जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं। इसका भी थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक वेल पॉलिश सरफेस होता है जिसपे इरेगुलरिटीज ना हो या बहुत कम हो। तो जैसे इसको समझने के लिए, ये एक वेल पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे ये 3 रेज हमने इंसिडेंट करी और ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये 3 रेज हैं, तीनों पैरेलल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये यहाँ पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली जो रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली रिफ्लेक्ट होगी, तो तीनों रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब जाएंगी तो वो पैरेलल ही जाएंगी, पैरेलल ही आई थी, पैरेलल ही गई। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल ही जाएगी। ऐसा ही होता है वेल पॉलिश सरफेस। जब मैंने कहा ना कि जो थाली होती है घर में, एकदम नई थाली आप निकालें, प्लेट निकालें, तो उसमें बहुत अच्छा पॉलिश सरफेस होता है। आप अपना उसमें फेस उतनी क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं जितना कि मिरर में होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब यूज आप उसको कर लेते हैं तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो फिर वेल पॉलिश सरफेस नहीं होता, उसमें रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होता बल्कि इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने लगता है। और वो कैसा होगा वो इस केस में समझिए। सेकंड है इरेगुलर, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इसमें जैसे ये कोई सरफेस है इस तरह का, और ये ऐसा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि अगर कोई सरफेस रफ होगा तो वैसे तो आपको विजिबल नहीं होगा प्रॉपर, लेकिन आप उसको अगर जूम करके देखें तो जूम करके देखेंगे तो उसमें इस तरह के प्रोजेक्शन डिप्रेशन होंगे। जैसे यहाँ गड्ढा सा हो गया, स्क्रैच आ गया, और यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा। जैसे थाली का ही सरफेस है, अगर आपके यहाँ बाई काम कर रही है तो उसको जूने से रगड़ दिया, तो उसमें आप अगर उसको लेंस से मैग्नीफाई करके देखें तो आपको उसमें स्क्रैच दिखाई देंगे। तो स्क्रैच का मतलब गड्ढा जैसा हो गया, तो वहां आपको डिप्रेशन दिखाई देगा, साइड में फिर प्रोजेक्शन। तो कुछ इस तरह का सरफेस होगा। अब यहाँ पर अगर आपने एक पैरेलल बीम को इंसिडेंट किया, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, ये वाली जो बीम है ये ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई और ये वाली ऐसे गई। अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से पैरेलल बीम आई, ये 1, ये 2 और ये 3, ये यहाँ 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये जो पैरेलल बीम आई तो आगे ये ऐसे करके डाइवर्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट गई, फोकस्ड नहीं थी जैसे इस केस में थी। अगर ये फोकस लाइट आपकी आंखों में पहुंचेगी तो आपको ब्राइट क्लियर इमेज दिखाई देगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसे डाइवर्स हो गई या ऐसे क्रॉस में चली गई, तो कुछ रेज इधर गई, कुछ रेज उधर गई, तो आपकी आईज में जो रेज पहुंची, जो इंटेंसिटी को डिसाइड करेंगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा रेज आपकी आंखों में पहुंचेंगी, लेकिन सारी नहीं पहुंच रही, तो इमेज जो बनेगी वो कैसी धुंधली, ब्लड, क्लैरिटी वगैरह नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसमें यहाँ पर फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, यानी रेगुलर और इरेगुलर में से किस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहे हैं, और अगर ओबे हो रहे हैं किसी में तो क्या दोनों लॉ ओबे होंगे या एक होगा। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि इनमें से रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में से, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में से किस रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं या एक हो रहा है या कोई भी नहीं हो रहा है, किसी में भी नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको, बताइए। सर दोनों होंगे। दोनों लॉ ओबे होते हैं और दोनों में होते हैं। आप फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पैरेलल बीम आई है,
ये नॉर्मल यहाँ पे तीनों पैरेलल थे, तो ये जो रेज गई वो भी पैरेलल गई। अगर आप यहाँ गौर करें तो तीनों के जो नॉर्मल है वो पैरेलल नहीं है, यहाँ वाला इधर झुका, ये थोड़ा ऐसे, ये थोड़ा ऐसे, इसीलिए ये डाइवर्स हो गई। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये वाला जो एंगल है इस केस में और ये वाला एंगल है अगले केस में बराबर नहीं है, ठीक है, उसके अगले वाले केस में और ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस में कम था, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस में कम था, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फर्स्ट केस में कम है। सेकंड वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है, तो सेकंड रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा है। थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और भी ज्यादा है, इसलिए वो फैलते गए। तो लॉज तो ओबे हो रहे हैं और दोनों होंगे, तीनों जो होते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इन बोथ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, in both types of reflection, both laws are obeyed, ठीक है, both laws of reflection are obeyed, laws of reflection भी चाहो तो लिख लो, दोनों लॉ ओबे होते हैं। एक चीज और यहां मैं बताना चाहूंगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सरफेस वेल पॉलिश्ड है, ठीक है, जैसे ये वाला हमने वेल पॉलिश कहा, ये वेल पॉलिश नहीं है, या कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सरफेस रफ है। देखिए यहाँ रफ सरफेस का मतलब वो फ्रिक्शन वाला टर्म नहीं, कि फ्रिक्शन वहां मोशन जो कराते हैं वो रफनेस नहीं, यहाँ रफनेस एक दूसरे उसमें हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो सरफेस है उस पर इरेगुलरिटीज कितनी है, इरेगुलरिटीज कितनी है, और इसमें मोशन का कोई रोल नहीं है। या रफनेस के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, तो उस रफनेस से मतलब नहीं है, रफनेस का मतलब इरेगुलरिटी, जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है। सो हाउ वी विल डिसाइड whether the surface is well polished or not, और whether the surface is smooth or rough, या स्मूथ रफ का मतलब वो फ्रिक्शन वाला नहीं, पहली बात तो ये समझो। अब इसमें सवाल ये है कि जो हम थाली की बात कर रहे हैं, या जो घर में आपके मिरर होगा जिसमें आप अपना फेस देखते हैं डेली, क्या वो भी वेल पॉलिश्ड होता है? क्या उसमें कोई स्क्रैच नहीं होता? क्योंकि घर में अगर मिरर भी लगाए तो उसकी कभी साफ सफाई भी होती होगी, ऐसा तो है नहीं भाई। महीने में 15 दिन में, हफ्ते में आप उसको क्लीन भी करते होंगे, डस्ट आ जाती है, ठीक है, कभी फेस वॉश वगैरह कर रहे हैं मान लीजिए आपके वॉश बेसिन के सामने, तो उस पर पानी की छींटे वगैरह पड़ते हैं तो गंदा होता होगा, तो उसको साफ भी करते होंगे, तो कपड़े से भी करते होंगे, कुछ तो हल्का फुल्का यार कोई तो स्क्रैच आ ही जाता होगा, एकदम हमेशा के लिए ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा काम करता है। तो सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करेंगे कोई, और यार जो शुरुआत में खरीद के भी लाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एकदम वेल पॉलिश्ड है, उस पर एक भी स्क्रैच नहीं होगा, फिर भी वो उसमें क्लैरिटी बेटर होती है। थाली में भी आप देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम नई आपने न्यू डिस्क निकाली या फिर कोई थाली निकाली और उस प्लेट निकाली और उसमें कोई रिफ्लेक्स मतलब स्क्रैच वगैरह ना हो, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या उसका तरीका होता है कि कोई सरफेस जो है वो स्मूथ कहा जाएगा? स्मूथ यहाँ पे दूसरे सेंस में, जैसे ये स्मूथ सरफेस कह रहे हैं और इसको रफ सरफेस कह रहे हैं, आप समझे? तो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन आप इस सरफेस को भी जूम करके देखते हैं, ये तो जैसे एकदम हॉरिजॉन्टल लिखा है एक में इसमें, तो ऐसा नहीं कि ये एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा, यानी एकदम स्ट्रेट होगा। इसको भी अगर हम जूम करके देखेंगे तो हो सकता है इस पे भी इरेगुलरिटीज आ रही हो, इस पे भी इरेगुलरिटीज आ रही हो, लेकिन इसकी इरेगुलरिटीज रिलेटिवली इसकी तुलना में इसकी इरेगुलरिटी बड़ी है। तो अब क्या क्राइटेरिया हमारा होगा जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो क्या वो क्राइटेरिया हमारा होगा जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं? ये तो अब इसके लिए देखिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि इरेगुलरिटीज यानी यही जो प्रोजेक्शन डिप्रेशन है, इनके जो साइज है, अगर ये वेवलेंथ के क्वार्टर पार्ट के ऑर्डर के या उससे छोटे होते हैं इरेगुलरिटीज, तो ऐसे सरफेस को हम स्मूथ कहते हैं, ठीक है।
और अगर इससे बड़े साइज की होती है तो इफ साइज ऑफ इररेगुलरिटी if size of irregularities are on surface are less than if size of irregularities on surface are less than the size of are less than the size of lambda by 4। इसमें lambda आप समझ ही गए होंगे, lambda यहाँ पे वेवलेंथ है लाइट की, wavelength of light, then surface is called smooth। ठीक है, सरफेस को हम स्मूथ कहते हैं अगर इरेगुलरिटी का साइज लैम्डा बाई 4 से कम हो। अब ये कम क्यों होता है इसके और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि और डिटेल में गए तो फिर हमारा टॉपिक यहाँ से डाइवर्स हो जाएगा, उतनी जरूरत नहीं है, ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिया आपको। ठीक है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो आपने ये इतना नोट किया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी सरफेस को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्मूथ है या रफ है, उसका एक तरीका मैंने बता दिया। अब आते हैं हम रियल सोर्स और वर्चुअल सोर्स का मतलब क्या है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, ये आप समझिए। ठीक है, तो रियल सोर्स एंड वर्चुअल सोर्स, रियल सोर्स एंड वर्चुअल इमेज, एक केस हम ये ले लेते हैं। अब इसमें देखिए ये मिरर है और इसमें एक दूसरा जो केस होगा वो होगा वर्चुअल सोर्स एंड रियल इमेज। अब देखिए इसमें जो मैंने हेडिंग दिया है इसको लेके आपको एक ऐसा माइंड सेटअप नहीं करना है कि रियल सोर्स होगा तो वर्चुअल इमेज होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। रियल सोर्स की रियल इमेज भी हो सकती है, एक बात तो ये समझ लो। दूसरा, वर्चुअल सोर्स की रियल इमेज होगी हमेशा, ऐसा भी नहीं है। वर्चुअल सोर्स की वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है, और यहाँ रियल सोर्स की रियल इमेज के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है। ठीक है, ये तो जस्ट मैं दोनों में अंतर क्या है ये बता रहा हूं, और वो भी प्लेन मिरर लेके समझा रहा हूं। अगर हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लेके चलेंगे तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि रियल सोर्स अगर होता है तो अगर मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कॉन्वेक्स है अगर, और सोर्स रियल है तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी अगर सोर्स रियल है तो। ठीक है, अब ये लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रियल सोर्स की रियल इमेज बन जाए, वो कॉनकेव मिरर के केस में पॉसिबल है, और वो पर्टिकुलर पोजीशन में या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा होगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल माइंड सेटअप मत करना कि मैंने यहाँ ऐसे पेयर में लिख दिया कि रियल सोर्स की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ऐसा नहीं है। वर्चुअल सोर्स की रियल इमेज ही बनेगी, ऐसा भी नहीं है। ये तो अभी यहाँ पे सामने स्क्रीन पे मैं जो ले रहा हूँ वो समझाने के लिए कि रियल सोर्स का मतलब क्या होता है और वर्चुअल सोर्स का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, केवल ये बताना चाह रहा हूँ। इसको अपनी तरफ से ये इंटरप्रेट नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि रियल सोर्स की वर्चुअल इमेज ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होगा, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल सोर्स अगर होता है तो उसकी इमेज वर्चुअली होगी, इसी तरह से प्लेन मिरर में अगर रियल सोर्स होगा तो वर्चुअल इमेज ही होगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अगर मिरर हम कॉनकेव ले लेते हैं तो रियल सोर्स की रियल इमेज भी पॉसिबल होती है, वो आगे बढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और ये मिरर है, तो इसके सामने अगर कोई चीज है, ध्यान रखना, मिरर के सामने अगर कोई चीज है, चाहे वो सोर्स है चाहे वो इमेज है, जिसे आप छू सकते हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे आप छू भी सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसको फोटोग्राफ कर सकते हैं,
और मेन चीज है आप उसको टच कर सकते हैं। फोटो तो आप अपना भी कई बार देखा, आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को बड़ा शौक होता है अपनी सेल्फी वगैरह लेने का, और उसमें एक नया मैंने ट्रेंड देखा है कि बच्चे मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने, ड्रेसिंग एरिया में खड़े होकर मिरर के सामने अपना सेल्फी क्लिक करते हैं और वो अपना डीपी लगा देते हैं। आप में हो सकता है किसी बच्चे ने लगा भी रखा होगा। तो क्या कर रहे हैं आप, मोबाइल से आप अपनी सेल्फी ना लेके आप क्या करते हैं, उसी मिरर में सामने जो आपकी इमेज आ रही है उसको क्लिक कर देते हैं, मोबाइल से खींचा और वो अपनी डीपी लगा देते हैं। कई बच्चे करते हैं कि नहीं, आपने भी हो सकता है किया होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी इमेज है, आपकी जो इमेज है, आप तो रियल ऑब्जेक्ट हो गई, और आपकी इमेज जो मिरर में बन रही है पीछे, दैट इज वर्चुअल इमेज, और उसको आप क्लिक कर रहे हैं, आप उसका फोटो खींच रहे हैं। और आप जब उसका फोटो, मतलब सेल्फी नहीं कहना चाहिए था मुझे, मतलब बैक कैमरा से आप उसको खींच रहे हैं, उस इमेज की फोटो खींच रहे हैं। तो फोटो तो खींच सकते हो आप उसका, लेकिन उस इमेज को छू नहीं सकते आप, अपने आप को छू सकते हो, यू आर रियल, आप अपने आप को छू सकते हैं। वो जो इमेज आपकी मिरर में दिखाई दे रही है उसको आप टच नहीं कर सकते। आप अपने बाल कंघी कर सकते हैं, आप अपने बालों को संवार सकते हैं, इमेज के नहीं संवार सकते। हाँ ये है कि अपने संवारोगे बाल, अगर अपने बाल सही करोगे तो इमेज के अपने आप होंगे, लेकिन सोचो कि अपने छोड़ के इमेज के कर दूंगा तो मेरे बाल यहाँ सही हो जाएंगे, नहीं हो सकते, इमेज को छू नहीं सकते आप। या आपके हाथ में ऐसे मिरर है तो मिरर के पीछे इमेज दिखाई दे रही है, तो आपने, ये मिरर है आपके और आप देख रहे हैं पीछे इमेज दिखाई दे रही है, तो आपने मिरर के पीछे जाके ऐसे हाथ चला के बाल सही करना शुरू किया, ऐसा कर लो। या शेविंग करते हो मान लो, सपोज करो, तो शेविंग कर लेंगे, इमेज की शेविंग, अपनी शेविंग करोगे तो होगी नहीं, तो इमेज की थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि वहां एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन दिखाई दे, आप उसको टच नहीं कर सकते, फोटो खींच सकते हो, दैट इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज भी हो सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी वर्चुअल से मतलब ये है कि जहां वो दिख रहा है, दिखेगा तो, अब जो दिखे ही ना तो वो है ही नहीं, मतलब फिर तो वर्चुअल भी नहीं होगा। वर्चुअल का मतलब वहां होने का आभास करा रहा है पर है नहीं। जैसे आप मिरर के पीछे आपकी इमेज दिखाई दे रही है, पर एक्चुअल में वहां मिरर के पीछे कुछ होता थोड़ी है, केवल आपको एक फील आता है। सो इसलिए आप उसको टच नहीं कर सकते, होने का आभास हो रहा है कि हाँ है। तो रियल और वर्चुअल का अंतर यही है। तो रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकती है, वर्चुअल इमेज भी हो सकती है। ठीक है, तो रियल चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, रियल इज समथिंग विच कैन बी टच्ड, जिसे टच कर सकते हैं। जिसे अगर हम चाहें तो इमेज ही अगर रियल बन रही है तो उसको स्क्रीन के ऊपर लिया जा सके। स्क्रीन के ऊपर मतलब है कि कोई आपने यहाँ स्क्रीन पर्दा लगा दिया, पेपर लगा दिया, या कोई आपने कोई कपड़ा वगैरह लगा दिया, तो उस पर वो इमेज प्रोजेक्ट करी जा सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रियल। तो रियल इमेज भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल ये ऑब्जेक्ट सामने है, आप इसको छू सकते हैं, सो इससे रियल सोर्स। और अब यहां से अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से, ये ऐसे, तो सामने जब ये लाइट रे टकराएंगी और टकराने के बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे सामने टकराने के बाद ऐसे आ जाएंगी, और जब ये ऐसे जा रही है तो ऐसा आभास देंगी, ऐसा फीलिंग देंगी कि ये यहां से एक पॉइंट से आ रही है, और ये इस पॉइंट से आती हुई लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज। अब ये सामने आप इसको छू सकते हैं, इसे नहीं छू सकते। ऐसा केस होता है जब अपना फेस आप मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज यहां बनती है, तो दिस इज वर्चुअल। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आप हेडिंग पर ना जाएं और ना इस बात पे जाएं कि रियल सोर्स की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ऐसा नहीं सोचना है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें ऐसा हो रहा है, और समझाने के लिए मुझे लगता है ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हो सकता था। तो रियल चाहे सोर्स हो चाहे इमेज हो, आप उसको छू सकते हैं, फोटो तो खींच ही सकते हैं, वर्चुअल का भी खींच सकते हैं, छू सकते हैं, आप उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल को आप देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब देखिए इसमें ये प्लेन मिरर से सबसे आसानी से मुझे ऐसा लगता है समझाया जा सकता है। तो मैंने ये केस लिया और इसमें क्या हो रहा है, जो हेडिंग है वही हो रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वर्चुअल सोर्स की रियल इमेज बनेगी, ये हो रहा है। तो यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे आई, ऐसे करके, और ये लाइट रे आगे जाती, अगर बीच में ये मिरर नहीं आता और यहाँ जाके मिलती, इस पॉइंट पे जाके मिलती, तो ये ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और यहाँ से जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा तो टकरा के जब लौटेंगी यहाँ से, तो सामने स्क्रीन के सामने, मिरर के सामने मिलेंगी, सो दिस इज इमेज।
और ये इमेज सामने बन रही है, आप इसे छू सकते हैं। आप इसकी जगह अगर यहाँ एक पर्दा या एक पेपर लगा दें तो यहाँ से जैसे सनलाइट है, मान के चलिए सनलाइट यहाँ से आ रही है और ये ऐसे टकराएगी, तो यहाँ मिरर पे एक फोकस टाइप का एक शाइनी स्पॉट आपको दिखाई देगा, दैट इज रियल इमेज। मिरर लगा दो या पर्दा यहाँ पे लगा दो तो उसके ऊपर एक शाइनी स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो शाइनी स्पॉट को हम क्या कह रहे हैं, रियल इमेज। और ये पीछे है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी इसको लेके भी मैं जानता हूं आप में से कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ ही जाएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि ये वर्चुअल सोर्स और ये इमेज वगैरह का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप एग्जांपल से समझिए। देखिए ये एग्जांपल, इस केस का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो सबसे बढ़िया है, और आप डेली करते होगे, उम्मीद है डेली करते होगे, नहाते होगे, कंघी भी करते होगे डेली। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियां तो कई बार दिन में कंघी वगैरह करते, मेकअप करते, बच्चों बॉयज की बात कर रहा हूँ। कभी कभी, अच्छा आजकल तो फैशन में ऐसा है कि बाल वो कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे स्पाइक्स वगैरह बना दिए, सुबह जगे और मुंह धोया नहीं धोया ऐसी चल दी है, वो भी फैशन में। एनीवे, उम्मीद है आप मिरर तो देखते होंगे, तो मिरर जब देखते हैं तो उसमें ये आप जो जहाँ खड़े हैं ये आप हैं और ये आपकी इमेज है। तो ऐसा अगर डेली आप करते हैं तो ये आपका हो गया, आप रियल सोर्स हो गए, आप रियल सोर्स हो गए। अब ये रियल सोर्स, आपने कहा सर हमारे अंदर से लाइट तो निकल ही नहीं रही है, हाँ ये उस सेंस में नहीं कहा मैंने, उस सेंस में नहीं कहा। यहाँ पे जैसे लाइट के जो सोर्स थे ना, तो लाइट का जो सोर्स था वो रियल और वर्चुअल, वो एक अलग केस था जिसकी अपनी खुद की लाइट, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। या रियल सोर्स ना कह के हम इसको एक काम करते हैं, सोर्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा रियल ऑब्जेक्ट। आप इसको काट के ही सही करना, नहीं तो सोर्स में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करिए, नहीं तो सोर्स में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि पीछे लाइट के रियल और वर्चुअल सोर्स जो बताए ना उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज अगर लिख भी लिया है तो काट के सही कर लेना, सही का मतलब, नहीं तो फिर उससे कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो उस वर्ड को ही हम यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ ये रियल ऑब्जेक्ट है, आप रियल ऑब्जेक्ट है, आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, आप रियल ऑब्जेक्ट है, और आपकी जो इमेज है पीछे जो मिरर में बन रही है, जो होने का आभास हो रहा है कि आपके जैसा एक डुप्लीकेट कॉपी सामने है, वो केवल आपको एक एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है कि वहां है, पर एक्चुअल में वहां है ही नहीं, आप उसको छू नहीं सकते। सो दैट इज वर्चुअल, और वो आपकी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज, एंड आप क्या होंगे, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, कभी हो सकता है शायद आपने बचपन में ऐसा किया हो, हमने तो खूब किया है बचपन में, जब छोटे थे सर्दियों में कभी छत पे चले जाते थे नहा धो के, और वहां रजाइयां पड़ी होती थी और उस पर रजाइयों पे खूब खेलते थे, और घर में कोई आया, जैसे छोटा भाई बहन या बड़ा कोई आ गया और नहा के आते सर्दियों में छत। अब आजकल नहीं जाते लोग, क्योंकि आजकल लोग कॉम्प्लेक्शन को लेके ज्यादा कंसर्न होते हैं, टैनिंग ना हो जाए, धूप में जाएंगे, जबकि विटामिन डी मिलता है। पहले लोग छतों पे जाते थे, बैठते थे। तो आपने कभी देखा घर में कोई आ गया, मेंबर नहा के आ गया, सर्दी लग रही है, बाल कंघी कर रहा है, तो वो मिरर वहां रखा हुआ, फिर मिरर लेके पड़ोसी की छत पे कोई सो रहा होता है उसके चेहरे पे मारा होगा आपने, कभी शायद किया हो, हमने बचपन में किया, ठीक है। तो कोई पड़ोसी हो या पड़ोसन हो व्हाटएवर, तो उसके चेहरे पे आपने लगाया, फिर छुप गए, मजा आता था, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा, फिर किया। या ऐसा कभी हो सकता है न किया हो, लेकिन आपने देखा हो कभी आप ट्रेवल कर रहे हो बस में या ट्रेन में, और कोई खिड़की के सहारे बैठा हो, उसकी जो रिस्ट वॉच है, घड़ी है, उससे घड़ी से सनलाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे कई बार आती है, तो आप पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट कर देते हैं। या किसी हिंदी फिल्म या साउथ इंडियन फिल्म में देखा हुआ, हीरो ट्रेवल कर रहा है और सामने जो है एक वो हीरोइन बैठी हुई है, उसके चेहरे पे वो गलती से वो जा रहा है, बार बार वो उसको ऐसे कर रहा है, देखा होगा कोई फिल्मी सीन, देखा जरूर होगा, किया नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है। एनीवे, तो ऐसा ये एग्जाम्पल मैं जो देने जा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो सन क्या है, रियल है, हाँ उसको छू नहीं सकते, इतना दूर है, लेकिन वास्तव में है ना, तो वो रियल है। यहां से जो आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, वो कहां से आ रही है, एक रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, और उस रियल ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज जो बनेगी, मिरर के अंदर आप सन की इमेज, अच्छा मिरर थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिरर जो हो जाएगा वो सॉरी सन जो हो जाएगा, उसकी जो लाइट है मिरर में नहीं देख सकते, क्योंकि काफी ज्यादा शाइन पड़ता है, तो आप उसकी जगह एक टॉर्च ले लो, एक टॉर्च ले लो, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंस ना हो जिससे आंखों को दिक्कत ना हो, तो एक टॉर्च की लाइट यहां से हमने डाली, तो टॉर्च जो हो गई दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, जो लाइट आ रही है वहां से, और वो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में आपको एक टॉर्च दिखाई दे रही होगी,
एक टॉर्च और दिखाई दे रही होगी, सो दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, यहां से टॉर्च से आपने मिरर के ऊपर लाइट डाली तो ये लाइट आई और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इधर आ रही थी तो यहाँ आपने एक पेपर पे उस फोकस को, उसका जो टॉर्च का रिफ्लेक्शन आ रहा था उस फोकस को यहाँ पे ऑब्जर्व किया पेपर के ऊपर, या एक कपड़ा आपने लटका दिया, उस पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। ये जो ब्राइट स्पॉट है दैट इज रियल इमेज, दैट इज रियल इमेज। आप उसको स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। तो अब देखिए 3 चीजें आ गई यहाँ पे, उसको समझना है ध्यान से। ये जो ब्राइट स्पॉट बना है दैट इज रियल इमेज किसकी, ये जो पीछे मिरर में पीछे एक टॉर्च दिखाई दे रही थी जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अभी, और थोड़ा और पहले चले तो यहाँ टॉर्च थी, ये टॉर्च रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी थी मिरर में जो क्या है, वर्चुअल इमेज है। टॉर्च रियल ऑब्जेक्ट, टॉर्च रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज, और यही वर्चुअल इमेज का अब रोल हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। वर्चुअल इमेज नाउ बिहेविंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसकी की इमेज सामने बन रही है रियल, जो कि पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट, या वो जो छत पे आप पड़ोसन के चेहरे पे या पड़ोसी के चेहरे पे आप मिरर वगैरह घुमाया होगा तो वो रियल स्पॉट बन रहा था, तो दैट इज रियल इमेज। लेकिन उस मिरर के अंदर जो इमेज बनी है रियल ऑब्जेक्ट की सन की या टॉर्च की जो इमेज बनी है, वही इमेज अब इस इमेज के लिए क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है बोलो। ये टॉर्च रियल ऑब्जेक्ट जिसकी ये रियल इमेज नहीं वर्चुअल इमेज हो गई, और ये वर्चुअल इमेज इस रियल इमेज के लिए क्या काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यही इमेज। तो 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट यहां से जो टॉर्च की लाइट आ रही थी और यहाँ इमेज बन रही थी, ये फर्स्ट डायग्राम कह सकते हो एक तरह से। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वही वर्चुअल इमेज अब बन गई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज पेपर पे सामने बन रही है रियल इमेज। आई होप कि शायद आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इसको लेके। तो एक्चुअल में क्या है कि जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्ट तो पीछे था, इधर कहीं है, उसको हमने दिखाया नहीं, टॉर्च को सन को बनाया ही नहीं, तो वो रियल था। लेकिन उसका एक यहाँ इमेज आ रहा है, वो इमेज ऐसा आभास दे रहा है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ कोई टॉर्च रखी है, ऐसा आभास दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ है नहीं, तो इसलिए इसे वर्चुअल बोलते हैं। आप इसको छू नहीं सकते, टॉर्च को छू सकते थे, पकड़ी हुई हो आप एक हाथ से। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। सो ये अंतर आ गया दोनों में, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसी में मैंने आपको बताया कि रियल इमेज को या रियल ऑब्जेक्ट जो भी है आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फोटोग्राफ खींच सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आप उसे देख तो सकते हो, आप उसको फोटो भी खींच सकते हो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 ही रेज यहाँ पे बनाई, एक तीसरी ये भी बनाई है, ये लौट के आ गई 3, ऐसी बहुत सारी यहाँ से रेज निकल रही है, पर डायग्राम हौच पौच हो जाता है इसलिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन जितनी भी रेज हैं अगर यहाँ से निकल रही तो इधर रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, और जितना बड़ा मिरर होगा इमेज की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना बड़ा मिरर होता है उतनी ज्यादा रेज इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, उतनी ज्यादा रेज इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए तो एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ मिरर। यानी जितना बड़ा मिरर आप लेंगे उतनी ज्यादा रेज पार्टिसिपेट करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, जितना बड़ा मिरर लेंगे और उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। ज्यादा रिफ्लेक्ट होने का मतलब ज्यादा रेज अवेलेबल है इमेज फॉर्मेशन में, तो इमेज की इंटेंसिटी ब्राइट होगी, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। जितनी ज्यादा रेज आएंगी उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इमेज की। ठीक है, तो बड़ा मिरर लेने का फायदा है। अदरवाइज अगर एक छोटा मिरर भी है तो इमेज तो बनेगी। एक जनरल परसेप्शन हमारा ये होता है कि एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एक मिरर है
और उसमें पूरी इमेज बन रही है। अब आपने उसको आधा काट के रख दिया, तो बताइए कितनी इमेज बनेगी। या एक कहेगा कि मिरर था और उस मिरर में हमें अपनी पूरी इमेज दिखाई दे रही है, फिर हमने आधा काट के उसको लगा दिया, तो बताइए कितनी इमेज दिखाई। इमेज तो पूरी ही दिखाई देती है, बनती है, पूरी इमेज बनती है, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि एरिया मिरर का कम हो गया। तो मिरर का छोटे से छोटा पार्ट भी पूरी इमेज बनाता है, ठीक है। कि मिरर टूट भी जाए ना टुकड़ों में तो भी वो पूरी इमेज बनाता है, बस अंतर क्या आ जाता है, इंटेंसिटी का। छोटा अगर हो जाएगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे अभी यही वाला फिगर अगर हम ले लें, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मिरर है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऐसे ऐसे और भी इससे ज्यादा रेज यहाँ से निकलेंगी और ये मिरर से टकराएंगे। अब एक ऐसे जो रेज है वो बिना टकराए निकल जाएगी। सो दिस रे इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इसके पहले जो रे थी ये वाली, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन इमेज फॉर्मेशन। तो यहां से जो टकरा के जाएंगी ये इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड कर दें, ऐसे करके, और ये लौट आएगी, तो ये यहाँ पे, तो दे ऑल appear टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसे ही यहां से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज होगी। जितने ज्यादा बड़ा मिरर होगा उतनी ज्यादा रेज इससे टकराएंगी और वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, तो वो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी उन्हीं से इमेज बन रही है, तो उतनी ही ब्राइटर इंटेंसिटी होगी, उतना ही ब्राइट इमेज होगी। आप सोचिए कि ये जो रे इससे टकरा नहीं पाई थी, इसी मिरर को थोड़ा और बड़ा कर देते तो ये रे भी रिफ्लेक्ट हो जाती। दिस रे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इमेज फॉर्मेशन, तो ब्राइटर इमेज होगी। हालांकि इसके साथ कुछ ड्रॉबैक भी आते हैं। जब हम मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, तो कॉनकेव मिरर वगैरह कॉन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे कि अपर्चर बड़ा करने पर, एरिया बड़ा करने पर एब्रेशन आने लगते हैं। एब्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, दो तरह के एब्रेशन होते हैं, एक स्फेरिकल और एक क्रोमेटिक। तो स्फेरिकल एब्रेशन यहाँ आने लगता है, खासकर जो कॉनकेव मिरर वगैरह होते हैं, ज्यादा बड़ा साइज लेने से स्फेरिकल एब्रेशन आने लगते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या है कि एक ब्लड इमेज बनने लगती है, वहां पर एक ही जगह पे रेज जो है कन्वर्ज नहीं हो पाती, अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। तो आगे हम समझेंगे, इसको भी समझेंगे, और वहां एब्रेशन के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ा सा। स्फेरिकल क्या होता है, क्रोमेटिक क्या होता है, इसकी थ्योरी की शीट में आपको अवेलेबल कराऊंगा। वैसे तो सिलेबस में है नहीं, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप जिस बुक से आप रेफर कर रहे हैं उन किताबों में कभी कभी क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर के एग्जाम वगैरह में आए हुए मिल सकते हैं। तो आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, सिलेबस में नहीं है एब्रेशन वगैरह। लेकिन मैं एक आइडिया देने के लिए एक शीट आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें थ्योरी है काफी डिटेल में, एक बार पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। और एब्रेशन जो आता है वो किसकी वजह से आता है, क्या है, तो उसके लिए दो चीजें समझना जरूरी है। स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ कि पैरेक्सियल रेज क्या होती है और मार्जिनल रेज क्या होती है, ये समझना जरूरी है। पैरेक्सियल और मार्जिनल समझ में आएगा तो फिर आगे एब्रेशन भी समझ में आएगा, और उसको लेके भी क्वेश्चन बनते हैं। जो फॉर्मूला आप मिरर में F = R/2 पढ़े हो, F = R/2, ये फॉर्मूला पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है, पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है। मार्जिनल रेज के लिए फॉर्मूला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो मार्जिनल रेज होंगी तब क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, मिरर से, प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ दो चार बातें और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो अब इसमें देखिए, प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ चीजें, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, यानी ऑब्जेक्ट जितना पहले है इमेज उतना ही पीछे बनेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि ये अगर इमेज की कुछ लेंथ दी है, लेट दिस लेंथ इज y, तो यहाँ जो इमेज बनेगी ये इमेज बराबर साइज की बनेगी, यानी कि जितना ये सामने डिस्टेंस है उतना ही पीछे डिस्टेंस है। जैसा इमेज यहाँ आप साइज, ऑब्जेक्ट का साइज देख रहे हैं, वैसा ही यहाँ पे। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का जो रेशियो होता है उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं।
ये हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1। दोनों के साइज क्या है, बराबर है। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दोनों के साइज बराबर है। ठीक है, एक बार, और सेम साइज का बनेगा। इसके बाद अगर कभी ऐसा हो, एक सिचुएशन इस तरह की भी आपके सामने रख देगा कि ये मिरर यहाँ पे ऐसे है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। लेट दिस डिस्टेंस इज x, सो दिस विल बी x। ठीक है, तो ये फिगर गलत है। एक्चुअल में इमेज यहाँ बनेगी ही नहीं, इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, कभी भी इमेज बनानी हो तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, अगर लोकेट करना हो तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। इसी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस सपोज करो x डैश है, या x में कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये क्रॉस भी लगा हुआ है, तो मैं इसे y लिख देता हूँ, ये भी y, और ये डिस्टेंस y डैश, ये परपेंडिकुलर, इसी को पीछे एक्सटेंड कर दो। ऐसा यहाँ पे भी तो हो रहा है, ये 90 का एंगल है। अगर लोकेट करना हो तो इमेज एक्चुअल में यहाँ बनेगी नहीं, बल्कि इधर आके बनेगी। सो ये एक्चुअल में इमेज है, और ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज y डैश। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये लोकेशन मिलेगी, ना कि ये। ठीक है, इसी में दूसरी चीज कि अगर किसी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन कितना होगा, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए, प्लेन मिरर ये है, यहाँ रे इंसिडेंट हुई, ये एंगल आई है, हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि ये आई के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये मिरर है। तो अब इसका डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन को देखने के लिए इसमें यहाँ इसी रे को, ये एक्चुअल में इधर जा रही थी, ये रे एक्चुअल में इधर जा रही थी, और अब ये इधर जा रही है, तो ये इतना मुड़ गई। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना होगा, इट्स वेरी इजी। देखिए, ये टोटल एंगल 180 है, टोटल एंगल 180 है, और उस 180 में से 2i कम कर दो, तो डेविएशन आ जाएगा भैया आपका 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर आप 180 को पाई भी लिख सकते हो, पाई माइनस 2i। और आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराऊंगा, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करेगा, यानी इस रे को मैं अगर इधर लाता हूं तो ये भी इधर आएगी, तो ये एंगल बदलेगा तो डेविएशन बदलेगा। आप देख भी सकते हैं कि डेविएशन और आई में क्या रिलेशन होगा, ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, और आई चेंज होगा तो डेविएशन भी चेंज होगा। तो एक ग्राफ आप इसका बना सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसा होने जा रहा है। तो आप देखिए, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। आई ये है, डेल्टा आपका ये है, तो ध्यान से देखें, तो y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, आई की पावर 1 और डेल्टा की पावर 1। सो इट्स ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया, तो स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा। और ये इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पाई, और यहाँ पे आई की जो वैल्यू है, अगर यहाँ देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जिसके लिए डेविएशन कम होते होते 0 हो गया, तो आप यहाँ ऊपर वाले में देखें 180 माइनस 2 आई है, तो आई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, या पाई बाई 2 होगी, जिसके लिए डेविएशन 0 हो जाएगा। अब आप सोचिए, अच्छा एक चीज जनरल ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया जाता है ज्यादातर केस में, जब तक कहे ना तब तक ये एंगल हम नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। कभी कभी ये एंगल इधर से दिया जाता है, और अगर कभी इधर से दे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इसे कहते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। और ऐसा फिजिक्स में नॉर्मली तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था, याद हो तो, ब्रैग्स लॉ में, ब्रैग्स लॉ में बताया था, वहां ग्लांसिंग एंगल, और वहां जो फॉर्मूला भी बताया था एक ग्लांसिंग एंगल को, उसको ब्रैग्स लॉ को लेके, तो उसमें ये वर्ड यूज करते हैं। बाकी आप फिजिक्स में नॉर्मली एंगल इधर से मिलेगा नहीं, अगर दे दे तो यूज कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली मतलब परंपरा जो है वो ये है कि नॉर्मल से एंगल लेते हैं। एंगल अगर मेंशन ना हो कहाँ से लिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल से लेके चलेंगे, लेकिन अगर इधर से दिया हो तो इस एंगल को हम फिर ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो ये एंगल आप सोचिए, यहाँ से 90 करने का मतलब समझ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, 90 का मतलब ये हो गया, यानी रे ऐसे आ रही थी, इस तरह से, भाई ऐसे है ना, तो मैक्सिमम 90 ऐसे हो सकता है। तो रे अगर ऐसे आती है इसके सरफेस के पैरेलल, तो ऐसे ही चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो पैरेलल ही चली जाएगी, मतलब मुड़ी ही नहीं, तो डेविएशन कितना हो गया, 0 हो गया।
डेविएशन कितना हो गया 0। और ये जो लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है, तो स्लोप आप यहाँ से देख सकते हैं, स्लोप यानी -2 आ जाएगा। या इधर से एंगल अगर आप लेते हैं, लेट मी से दिस इज थीटा, इधर से ये थीटा है, तो आप इसे टेन थीटा भी तो कह सकते हो। तो टेन थीटा की वैल्यू 2 नहीं आएगी, -2 आएगी। नेगेटिव स्लोप है, बताया था, लाइन नेगेटिव साइड में अगर झुकी होती है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा इसी में एक दो चीजें और है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी आपको मिल जाएगा, और आगे हैं ऐसे सवाल हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इसी में एक चीज और बताता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और हो सकता है मैं शीट जो दी है उसमें मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इस तरह का मिल जाएगा कि इंसिडेंट रे की इक्वेशन आपको गिवन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन गिवन होगी, और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछ लेगा। या क्या करेगा, इंसिडेंट रे के अलोंग एक यूनिट वेक्टर दे देगा, नॉर्मल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर दे देगा आई कैप जे कैप टाइप में, और आपसे डिमांड करेगा कि रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, हम उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं है, कर सकते हैं ड्राइव, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आप उसको फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो जो इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिसमें इंसिडेंट रे की यूनिट वेक्टर दे रखा होगा के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर, और आसान वाला नहीं देगा। नॉर्मल वेक्टर जैसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो करता क्या है कि जैसे एक्स वाई प्लेन में एक मिरर रख देगा, और एक्स वाई प्लेन में मिरर अगर रख देगा तो उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन इतना इजी अगर होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या करेगा, मिरर एक ऐसे डिफरेंट प्लेन में होगा, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन ना हो, और इंसिडेंट रे को भी जब यूनिट वेक्टर दिया होगा तो वो आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा होगा। यूनिट वेक्टर हो सकता है दिया भी ना हो, वहां पे आपको वेक्टर दे रखा हो, तो यूनिट वेक्टर तो निकाल लेंगे, वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना आता है। अब इसके लिए वेक्टर पढ़ा होना चाहिए, और उसके लिए अगर नहीं पढ़ाए तो फिर वही है कि वीडियो देख लो, और नहीं तो बाद में तो कहना मत कि सर ये आपने टॉपिक नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आपको पूछ के मैंने कहा था, बोले वेक्टर सबको आता है, बाद में फिर क्वेश्चन रेज करो। एनीवे, अब नॉर्मल की इक्वेशन भी वो सिंपल के कैप टाइप की नहीं देगा, वो नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर कुछ दे देगा, या कोई वेक्टर दे देगा कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई √3, ऐसा यूनिट वेक्टर दे दिया नॉर्मल के अलोंग। तो फिर सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिफ्लेक्टर रे के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों आई कैप जे कैप के कैप अगर या यूनिट वेक्टर है, या आई कैप एन कैप और आर कैप यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी एसटीपी 0 होता है। ये बात तो मैंने आपको पीछे बताई दी थी। लेकिन अब इसमें अगर इसमें ये दिया होगा लेट आई कैप, ये आई कैप जे कैप के कैप वाला नहीं, ये आई कैप इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है, एन कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्लैरिटी तो है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अलोंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, देन रेस्पेक्टिवली, देन आर कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग। इसमें ये यूनिट वेक्टर तो है, बट आपको जो गिवन है वो ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, आई कैप एन कैप। ध्यान रखना, ये आई जे के नहीं कह रहा हूं मैं, आई कैप एन कैप है। एन कैप की वैल्यू मैंने अभी जैसे बोली, मान के चलो ऐसा दे दिया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3, ये यूनिट वेक्टर हो गया एन कैप की वैल्यू, सपोज इस तरह का दे दिया, तो वहां पे फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे करें। तो ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। लेकिन कुछ सिंपल क्वेश्चन है तो इस फॉर्मूले की भी जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें ये आर कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है आई कैप -2 टाइम आई कैप डॉट एन कैप। ये फॉर्मूला याद रखो, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, इसके डेरिवेशन को भी आप कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कई जगह किताबों में मिल भी जाएगा, हमें जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। ठीक है, अब देखिए ये आई कैप तो आपको पता ही है यूनिट वेक्टर,
इंसिडेंट रेडियल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उस डॉट प्रोडक्ट के साथ फिर n टाइम्स करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आई कैप डॉट एन कैप है तो कोई नंबर आएगा, उसका ट्वाइस करके उसके साथ एन कैप अटैच कर देना, जो यूनिट वेक्टर आ रहा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें आर कैप की इक्वेशन मिल जाएगी यूनिट वेक्टर की, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान के चलिए ये एक्स वाई प्लेन में है सपोज करिए, तो ये नॉर्मल के कैप क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एकदम सिंपल, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, वहां आपके बहुत काम आने वाला है। फिर जो मैं अभी इस क्वेश्चन में समझाऊंगा वो ट्रिक काम नहीं करेगी, ये ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिंपल क्वेश्चन में काम करेगी। एक्स वाई प्लेन में एक मिरर रखा हुआ है और ये के कैप है और यहाँ से एक रे को हमने इंसिडेंट कराया ऐसे, और इस इंसिडेंट रे में आई कैप की जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसके अलोंग जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसे दी है, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ऐसे करके सपोज करो इक्वेशन देती, ठीक है। तो i प्लस 2j माइनस 3k कैप इस टाइप की इक्वेशन दे दी। तो अब इसमें आपको एक बात जो समझने की है वो ये है कि थोड़ा सा हम कोलिजन में चलते हैं। जब मैंने आपको कोलिजन पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास कोलिजन और कंजर्वेशन मोमेंटम, तो वहां आपको अगर याद आए तो रिफ्लेक्शन का एक केस मैंने आपको बताया था। तो जब कोई रे ऐसे करके आती है या कोई बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, तो वो टकरा के ऐसे चली जाती है, इलास्टिक कोलिजन के केस की बात कर रहा हूँ। लाइट रे के केस में भी आप फोटॉन्स मान के चल सकते हैं और उसके कोलिजन को इलास्टिक मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले समझो, एक रे ऐसे आके इंसिडेंट कराई हमने इस तरह से, ठीक है, एक रे हमने आके इस तरह से इंसिडेंट कराई। अब क्या होगा, ये रे आके जब हम यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं इस तरह से, तो आपको याद होगा हमने क्या किया था, इसके दो कंपोनेंट किए थे, बॉल को जैसे फेंका तो एक कंपोनेंट ये किया था और एक कंपोनेंट ये, वेलोसिटी ऐसे है तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो टक्कर के बाद आपको याद होगा कि टकराने के बाद मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो कंपोनेंट जो पैरेलल टू द सरफेस होता है वो चेंज नहीं होता, जो कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होता है वो चेंज नहीं होता, ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। जैसे सपोज करिए ये u cos थीटा था, ये u sin थीटा था, तो u cos थीटा अनचेंज रहा अगर ये u cos थीटा है तो, और ये अगर u sin थीटा है तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सेम केस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम केस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब आप अगर गौर करेंगे ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल पूरा का पूरा ये वाला जो टर्म है ये इसके पैरेलल हो गया, ये पूरा टर्म इसके पैरेलल हो गया। तो यहाँ जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इस रिफ्लेक्टेड रे में ये दोनों कंपोनेंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, i प्लस 2j, ठीक है। और इसके बाद ये जो माइनस 3k कैप है, ठीक है, हो सकता है इसकी कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बाद में सही कर लेंगे, लेकिन मेन आइडिया को आप समझो पहले। जैसे i प्लस 2j ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये माइनस 3k कैप यानी नीचे की तरफ, क्योंकि k इधर है तो माइनस 3k नीचे हो गया, माइनस 3k नीचे हो गया, और ये कंपोनेंट नीचे की तरफ है। बाकी i और j पता है कैसे होंगे, एक i ऐसे हो गया, मान के चलिए i ऐसे हो गया और j ऐसे हो गया अंदर की तरफ, आपको शायद ऐसे समझ में आएगा। देखो इसमें i ये हो गया x एक्सेस, y अंदर की तरफ हो गया, अगर आपको विजिबल हो रहा हो, y अंदर की तरफ हो गया, x ये है, y ये है और z ये हो गया, ठीक है। तो i क्रॉस j k कैप आ गया, i क्रॉस j k आ गया। तो x और y ये वाले कंपोनेंट तो पैरेलल टू द सरफेस हो गए, पैरेलल टू द सरफेस हो गए, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस हो गए, तो ये तो चेंज होंगे नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही रहे। और ये जो k कैप ऊपर की तरफ है तो ये माइनस बता रहा है, नॉर्मल के अलोंग k कैप ऊपर हो गया तो माइनस बता रहा है कि जिसका जो वेक्टर होगा वो ये होगा, माइनस का 3k कैप नीचे की तरफ। तो जब टक्कर होगी तो ये कंपोनेंट टक्कर के बाद चेंज नहीं होगा, ये वाला जो कंपोनेंट था वो हो जाएगा रिवर्स, ये कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप चेंज कर दो, ठीक है। अब एग्जैक्ट यही इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए फिर इसमें आप बेस्ट क्या होता है कि आप इसका एक यूनिट वेक्टर लेके चलो। तो अब ये जैसे i प्लस 2j प्लस 3 है, तो 9 और 4 13 और 14 अंडर रूट 14, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये भी यूनिट वेक्टर इसको बना दो, कोई इसमें अब गड़बड़ी के चांसेस नहीं है, ठीक है। वो प्लस, ये हमें केवल ये समझना आता है यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, unit vector along this, and this is also unit vector already.
तो सिंपल क्वेश्चन में तो आप इतना करोगे तो इस इक्वेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नॉर्मल इस तरह से सिंगल वेक्टर में दिया है। कॉम्प्लेक्स तब होने लगता है जब ये नॉर्मल भी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप टाइप का कुछ इस तरह का दे देता कॉम्प्लेक्स, तब फिर वहां आप ये कंपोनेंट वगैरह रिवर्स नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा, तो फिर ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पे i प्लस टू जे माइनस थ्री के कैप बाई अंडर रूट 14 मैंने इसको यूनिट वेक्टर बना लिया, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, बस अंतर आप देखिए कि यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने रिवर्स किया। कौन सा वाला? जो इसके परपेंडिकुलर था, वही जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कोलिजन में, बताया था इलास्टिक कोलिजन के केस में कि आके टकरा देगा तो वो कंपोनेंट अनचेंज रहता है जो पैरेलल है, और परपेंडिकुलर वाला चेंज हो जाता है। जैसे मोमेंटम में भी कंपोनेंट चेंज होता है, याद आ रहा हो शायद आपको, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर।